हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग पढ़ने वाले हैं परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले परचेज रिटर्न को समझने के लिए हम लोग समझ लेते हैं परचेज के बारे में। परचेज होता क्या है और परचेज किसे किया जाता है और परचेज करते समय कंडीशन क्या क्या आते हैं। तो ध्यान देना, परचेज मतलब क्या होता है बाबू, सबको पता है। अब देखिए, जो परचेज हम लोग करते हैं वह परचेज किससे करते हैं समझिए। जो हमारा व्यापार है, जब हम किसी से कोई गुड्स परचेज करते हैं, जिसे परचेज करते मैंने बताया था पिछले क्लासेस में, उसको क्या बोलते हैं, सप्लायर। ठीक है, अब परचेज क्या क्या करते हैं समझिए। जब मेरा जो व्यापार है, परचेज क्या क्या करता है, या तो परचेज कोई गुड्स करेगा या वो परचेज कोई सर्विस करेगा। ध्यान देना, या कोई गुड्स परचेज करेगा या तो कोई सर्विसेज परचेज करेंगे। ध्यान देना, अब जिससे परचेज करेगा सप्लायर बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग के भाषा में सप्लायर को बोला जाता है क्रेडिटर। क्या बोला जाता जी, क्रेडिटर। और क्रेडिटर वाला जो अमाउंट है वह पैसा हमको क्या करना होता है, देना होता है। और इसीलिए हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, लायबिलिटीज। याद है आपको ना, कौन सा लायबिलिटीज है, करेंट लायबिलिटीज, पते हो ना। तो चलो, अब देखो, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो खरीदते समय क्या क्या कंडीशन आते हैं और समझिए। जब हम इस गुड्स खरीदते हैं सप्लायर से, तो या तो कैश बेसिस पे खरीदेंगे या तो क्रेडिट बेसिस पे खरीदेंगे। अब कहोगे सर, गुड्स खरीदे या सर्विस खरीदते, सप्लायर से ही खरीदते हैं, लेकिन कैश बेसिस का क्या मतलब है और क्रेडिट बेसिस का क्या मतलब है। जब वो माल नगद खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं जी, नगद। अब चाहे बैंक से पेमेंट करें चाहे कैश दे, तो ऐसे को बोलते हैं कैश बेसिस परचेज। क्या बोलते हैं, कैश बेसिस परचेज। जब वही सामान उधार खरीदते हैं, 2 दिन 10 दिन 1 महीने के बाद देना होता है, तो उसे बोलते क्रेडिट परचेज, मतलब क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया है। ठीक है, तो दो कंडीशन बार बार आएंगे, तो इतना ध्यान देना। अब क्या किसको लिखना है तो समझना। मान लो मेरा व्यापार है और जिनसे मैंने सेल किया उनका नाम है सपोज एसके, मतलब खरीदा उनसे जिनका नाम है एसके। तो जी इनसे खरीद रहा हूं, तो अगर इनसे नगद खरीद रहा हूं तो हमेशा जब परचेज करेंगे तो परचेज के साथ कैश दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, कैश, नगद खरीदते समय। लेकिन यही सामान इनसे उधार खरीद रहा हूं, हमेशा परचेज के साथ उनका नाम दिखाएंगे किन से उधार खरीद रहे हैं। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, मतलब नगद माल खरीदे तो परचेज किए बस कैश पे जिक्र होगा, लेकिन उधार माल खरीदे तो परचेज किए उस व्यक्ति का जिक्र होगा जिसे उधार माल खरीद रहे हैं। क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा कि परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1000, या क्वेश्चन आ सकते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स फॉर ₹1000। ठीक है, तो वहां पे आपको दिमाग लगाना होगा कि नगद माल खरीदा जा रहा है या उधार खरीदा जा रहा है या नगद उधार दोनों है। ध्यान देना, जब उधार होगा तो नाम आएगा ही आएगा, जब नगद आएगा तो वहां पे या तो कैश आ सकता है या तो किसी बैंक का नाम आ सकता है। क्लियर है इतना। चलिए, ये तो मैंने बताया परचेज के बारे में। अब मान लो यही मैंने जो परचेज किया है, अब सपोज मैंने परचेज किया था, इतना समझना, मैंने टोटल जो परचेज किया था, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हमने परचेज किया था, वह 5 पीसेस परचेज किया था। कितना, 5 पीसेस। और मैंने 5 पीसेस नहीं 10 पीसेस परचेज किया था, कितने का, 1000 रुपए का। कितने का जी, 1000 का। लेकिन किसी कारणवश इसमें से कोई ऐसा गुड्स मतलब कीबोर्ड था जो खराब था, तो मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया।
क्या कर दिया जी, रिटर्न कर लिया, वापस कर दिया। किसको, तो मान लो हमने पीके से खरीदा था, तो पीके को जाके वापस कर दिया। कितना पीस, दो पीस। और कितने का, 200 रुपए का। तो जो 200 रुपए का हमने वापस किया ना, तो बुक ऑफ अकाउंट में लिखेंगे परचेज रिटर्न। क्या लिखेंगे, परचे रिटर्न। मतलब खरीदी गई वस्तु जब हम लोग वापस करते हैं अपने सप्लायर को, उसी बोलते हैं परचे रिटर्न। क्लियर है सबको। चलिए यहीं पे हम जिक्र कर लेते हैं सेल के बारे में। सेल्स, आप बताओ, सेल करेंगे मतलब बेचेंगे तो या तो गुड्स बेचेंगे या तो सर्विस बेचेंगे। हाँ, जिसको बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं, कस्टमर। याद है आपको। और देखो जो कस्टमर है, सपोज मान लीजिए हमने कस्टमर को जो बेचा, तो जैसे हम लोग नगद खरीदे थे और उधार खरीदे थे, वैसे हमारे भी बिजनेस में जब बेचेंगे तो कभी नगद बेचेंगे और कभी उधार बेचेंगे। मेरे व्यापार में भी दोनों कंडीशन आएगा, कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस। हाँ, जब नगद माल बेचेंगे तो सेल के साथ कैश दिखाएंगे, और जब उधार माल बेचेंगे तो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिससे उधार माल बेच रहे हैं। ठीक है, लिए नहीं बेच रहे हैं। क्लियर है। अब यही सामान मान लो हमने बेचा था कितने का, 500 रुपए का, कस्टमर वापस कर दिया 100 रुपए का। यही हम लोग दिखाएंगे किसमें, सेल्स रिटर्न में। मतलब जो सामान हमने कस्टमर को बेचा और कस्टमर वही सामान हमको वापस कर देता है, तो उसे बोलते हैं हमने सेल रिटर्न किया है। क्लियर है सबको, बोलो, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यही देखो इसके बारे में लिखे गए हैं और बताए गए हैं। बहुत पुराना स्टूडेंट है, ठीक है ना। इसके बड़े भाई को बताया जा रहा है कि गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया क्या कहलाता है, परचेज। और व्यापारी द्वारा खरीदे जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता है। क्लियर है। सेल, व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को क्या कहते हैं, सेल कहा जाता है। मतलब इसमें डिटेल उतना नहीं दिया है, सिंपल दिया है। और परचेज रिटर्न मैंने अभी बताया है, यदि किसी कारणवश हम परचेज किया गुड्स वापस कर दे तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न, यदि हमारा कस्टमर किसी कारण से परचेज किया गुड्स हमें वापस कर दे तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, सेल रिटर्न। क्लियर है, बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला था पढ़ के आने के लिए। चलिए यहीं पे एक और भी कुछ सीख लेते हैं, गुड्स, और इसके साथ साथ सीखेंगे स्टॉक। ध्यान देना, गुड्स किसे कहते हैं और स्टॉक किसे कहते हैं, दोनों में अंतर है कि नहीं है, क्या अंतर है, यह करके डिस्कस करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, किसका, फोन का। ठीक है, तो सपोज जो फोन का हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो सारे फोन बेचते हैं, वीवो, ठीक है, और क्या है जी, लेनवो, अच्छा बहुत सारे फोन है। अच्छा हाँ, फोन का नाम तो याद ही रहेगा। चलिए, तो ये जो फोन हमारे जो दिख रहे हैं मेरी दुकान में, मतलब जो भी हम फोन बेच रहे हैं या मेरे व्यापार के लिए जो ये फोन जिस पे डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, डील कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। ठीक है, मतलब वो वस्तु व्यापारी जिसका व्यापार करता है, जिस पे डील करता है, वही उसके लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। और यह हमेशा ध्यान देना, गुड्स पे जो डील किया था कम से कम 2 लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, 2 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और हमेशा उसको किसके रूप में मेजर किया जाता है, वैल्यू कोई ना कोई होता है उसका, मतलब मनी के रूप में उसको मेजर किया जाता है। क्लियर है। लेकिन यही जो हमारे गुड्स हैं, और मैं दुकान में गया और जाने के बाद इस क्वांटिटीज की पड़ी है कितना, 100 पीसेस। कितना जी, 100 पीसेस।
तो जो इकट्ठा ये जो 100 पीस दिख रहा है ना, यही सब व्यापारी का स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टॉक। इसे बोलते हैं इन्वेंट्री। इसे इन्वेंट्री के नाम से भी लोग जानते हैं, इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। जैसे चलो सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप मेरे दुकान पे आए हो, ठीक है, तो आओगे क्या? अब फोन हम बेच रहे हैं तो फोन खरीदने आओगे। अब ऐसा तो नहीं कहोगे बाबू 2 किलो चावल दे दो, बोलो। तो जो हम डील कर रहे हैं, मान लो रिमोट बेच रहे हैं या मार्कर बेच रहे हैं, तो मेरे व्यापार के लिए गुड्स कहलाएगा, इसी पे मैं डील कर रहा हूं। लेकिन ये रिमोट कितना मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मार्कर मेरे पास कितना पड़ा हुआ है प्रेजेंट टाइम में, यही जो इकट्ठा हमको दिखता है प्रेजेंट टाइम उस गोडाउन में, उस शोरूम में, वही हमारे व्यापार के लिए स्टॉक कहलाता है। मतलब इतने लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब एक व्यापारी के पास जाते हो, जैसे मान लो बुक खरीदने गए, तो जो बुक खरीद रहे हो वो व्यापारी इस पर डील कर रहा है, वो गुड्स है। लेकिन कितना उसके पास बुक वो पड़ा हुआ है, कितना वो कॉपी पड़ा हुआ है, कितना वो मार्कर पड़ा हुआ है, वही इकट्ठा जो दिखता है उसे बोलते हैं स्टॉक पड़ा हुआ है इतने लाख रुपए का, ठीक है। स्टॉक को बोलते हैं इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। मैंने 2 बोरी चीनी मंगवाया, ठीक है, तो बेच रहे हो हमारा क्या, एक प्रकार का वो वस्तु है, ठीक है। लेकिन कितना पड़ा हुआ उसका स्टॉक, 2 बोरी, 1 बोरी, 10 किलो, 15 किलो, वो क्या बोला जाएगा? स्टॉक बोला जाएगा। मतलब प्रेजेंट टाइम उस व्यापारी के पास गए और जितना माल पड़ा हुआ है वही उस व्यापारी का क्या कहलाता है? स्टॉक। और उसी स्टॉक पे क्या करता है वो? डील करता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? गुड्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? बोलो। हाँ, अब ये स्टॉक कई सारे तरीकों से मिल सकते हैं। कैसे कैसे मिल सकते हैं बताओ? ये मैंने पढ़ाया है। ये स्टॉक कई सारे तरीकों से हमको मिल सकते हैं एक व्यापारी के पास। कैसे कैसे मिल सकते हैं बताइए? 3 कंडीशन में मिल सकते हैं। एक, रॉ मटेरियल के रूप में। किसके रूप में? रॉ मटेरियल के रूप में। दूसरा, वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में, मतलब आधा गाड़ी बना है आधा नहीं बना है, ठीक है। और तीसरा, एक फिनिश गुड्स के रूप में। मतलब यह स्टॉक हमको 3 तरीकों से मिल सकता है। रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ, मतलब वही मैं उसी पे डीलिंग करता हूँ। एक वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ पार्ट्स बने कुछ नहीं बने, जितना नहीं कहते हैं कि कितने ऐसे पार्ट्स हैं जो भी क्या है, कंप्लीट नहीं बने, ठीक है, प्रोसेसिंग में है, तो भी एक प्रकार का स्टॉक ही बोला जाएगा। और लास्ट में जो बन के तैयार हो चुके हैं, ठीक, उसका स्टॉक कितने का है, मतलब रॉ मटेरियल के स्टॉक कितने का है, उससे कितना सामान बन जाएगा, कितना भी बीच में बन रहा है, ठीक है, कितना तैयार होने वाला है, और एक बन के कितना तैयार हो चुका है, ठीक है। तीनों तरीकों का हमको स्टॉक मिलेगा, ठीक है ना। तो ये स्टॉक ही बोले जाएंगे वो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको। ये छोटे छोटे वर्ड है, ये कंप्लीट। और क्या बोला था बताओ जल्दी से, बोलो। बाउचर, जनरल, लेजर, ठीक है। चलिए पहले ये तीनों सीख लेते हैं क्योंकि ये तीनों बहुत अच्छा समझ में आएंगे। देखो, जनरल पहले सबसे पहले समझते हैं जनरल का मतलब होता क्या है, निकाल लेते हैं जनरल को। देखो, जनरल एक डे बुक की तरह होता है। डे बुक नाम सुने हो आप लोग? एक डे बुक की तरह होता है। जैसे पहले लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते थे, या आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ठीक है, दिन भर में हमने कितना ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन मतलब सौदा लेन देन, वह क्या करते हैं, आते हैं शाम को और एक डे बुक में लिखते हैं डेट, ठीक है। क्या डेट लिखेंगे? तो मान लो 1, 3 जो भी है वो हम लोग मेंशन कर देते हैं कि इस डेट का क्या हमने सेल किया है, ठीक है, कितने का, 100 का, परचेज किया है 50 का, पेमेंट किया है 20 का, रिसीव हुआ है 30। मतलब जितना ट्रांजैक्शन सुबह से लेके शाम तक किए हैं वो ला के उस डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं जी? डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिससे फ्यूचर में हम उसको पता कर सके कि इस डेट को हमने क्या क्या ट्रांजैक्शन, मतलब क्या क्या लेन देन हमने किया था। तो जैसे डे बुक की तरह हम लोग काम करते हैं, और मैनुअल तरीके से अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं,
वैसे इस समय लोग जो कंप्यूटर में काम करते हैं और कंप्यूटर में जब अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पे वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? जनरल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बोलते हैं, ठीक है, कि उसको रिकॉर्ड करने का प्रोसेस ही जनरल कहलाता है। मतलब बिजनेस में जितना ट्रांजैक्शन करते हो डेट वाइज जो रिकॉर्ड करते हैं वही प्रोसेस क्या कहलाता है? जनरल कहलाता है। मतलब इसमें पूरा लिखना पड़ता है, किस डेट का क्वेश्चन है, किससे हमने किया है, क्या क्या किया है, कितने रुपए का किया है, वो सारा रिकॉर्ड किसमें रहता है? जनरल में रहता है। और इसको ओरिजिनल बुक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ओरिजिनल बुक भी कहा जाता है। जैसे चलो थोड़ा इसको लिखा गया, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से मैटर बनाए गए हैं, ठीक, इसको पढ़ लो थोड़ा। क्या बताया जा रहा है कि जनरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। एक सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? जर्नल या जर्नल एंट्री कहलाता है। ठीक है, क्लियर है बाबू? अब देखो उसके साथ साथ लेजर को समझ लो। अब मान लो हमने ट्रांजैक्शन कितना किया? बहुत ज्यादा किया। अब बहुत ज्यादा का मतलब हमने कैश से पेमेंट हमने लगभग, ठीक है, 1 तारीख को भी किया था, 2 तारीख को भी किया था और 3 तारीख को भी किया था, मतलब मार्च। ठीक है, एक दिन हमने किया था 100 का, एक दिन किया था 50 का और एक दिन किया था फिर से 100 का। तो यह तो जो रिकॉर्ड होता है किसमें रिकॉर्ड होता है बाबू? बोलो। जनरल में। अभी मैंने बताया है इसको रिकॉर्ड करते हैं जनरल में। लेकिन अब हमारा मालिक हमारे पास आया और पूछा कि बाबू 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक हमने पेमेंट कितना किया यह बता दो, तो वह जनरल से सीधे नहीं निकाला जा सकता। उसके लिए इस कैश का एक लेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? लेजर बनाते हैं। और लेजर में देखते हैं किस किस डेट को कितना क्वेश्चन किया है, तो लेजर में सब समरी निकालते हैं। देखते हैं एक दिन का 100 रुपए का था, एक दिन का 50 का था और एक दिन का 100 रुपए का था। टोटल 250 रुपए हमने क्या किया है? खर्चा किया है। तो जब ग्रुप समरी निकालना होता है तो उसके लिए जनरल बनाने के बाद से क्या बनाना था? लेजर बनाना होता है, क्योंकि बिना जनरल का लेजर नहीं बनेगा और बिना लेजर का हम लोग कोई समरी नहीं निकाल सकते हैं। मतलब किसी का समरी निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जी, लेजर बनाना होगा। ठीक है, मान लो हम 1 तारीख को भी परचेज किए, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, लेकिन टोटल कितने का परचेज किए तो ये जनरल में तो रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन कितने का किए सीधे जनरल से नहीं बता सकते। इसके लिए लेजर बनाना पड़ेगा और सबको इकट्ठा एक जगह देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप दुकान पे गए और उधार बाकी वहां पे चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, और ऐसा सभी सबके साथ होगा। कुछ ऐसे दुकान होंगे, हाँ आपका इतना क्रेडिट बन चुका है कि आप जाते हो खरीदते हो, पैसा नहीं मांगा जाता। लेकिन आप बताओ, क्या पैसा नहीं मांगा जाता? लिखा नहीं जाता होगा क्या? लिखा जाता है। मतलब हम दुकान पे गए, आज मैंने कुछ सामान खरीदा, ठीक है, वो लिख देता है। फिर से आज शाम को भी खरीदा, वो इस डेट पे लिख दिया जाएगा। कल खरीदा वो भी लिख दिया, परसों खरीदा वो भी लिख दिया, ठीक है, नरसों खरीदा वो भी लिख दिया। लेकिन आगे चल के हम पैसा हमको देना है तो मैं आऊंगा, कहूंगा बाबू कितना पैसा देना है, तो जितना जितना मैं खरीदा था वो सब जनरल बुक में डे बुक की तरह लिख दिया था। तब क्या करेगा? मैंने बोला कितना पैसा देना है तो तुरंत जनरल से बता देगा क्या? नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि कहेगा रुकिए हम पन्ना पलट रहे हैं। पन्ना पलट मतलब इस डेट का फिर इस डेट का फिर इस डेट का, मतलब पूरी डेट का एक जगह इकट्ठा करेगा। अगर पता है अच्छा आपको 500 रुपए देना, तो जो डेली रिकॉर्ड करता है वो क्या है? जनरल में रिकॉर्ड करता है। आज जब रिपोर्ट एक दिन फाइनल मांगते हैं कि बाबू कितना पैसा लेना है और कितना पैसा देना है, उसके लिए एक दिन बैठ कर लेजर बनाता है। तो एक बार पूरा हिसाब मैं खड़ा रहूंगा, बनाएगा। एक दिन का 100 रुपए था, एक दिन का 50 था, एक दिन का 100 था, टोटल 250 मुझे दे। ठीक है, हमें विश्वास नहीं होगा, मैं भी चेक करूंगा। कहाँ पे? अपने घर पे लिखा होगा किसी डायरी में, कहाँ पे? ठीक है, उसका तो गलत भी तो लिख सकता है। ठीक है, अमाउंट बढ़ा भी तो सकता है। तो मतलब क्या है, अगर हम उधार ले रहे हैं तो वो भी लिख लो घर पे जाके, और जो दे रहा है वो तो लिखेगा लिखेगा लेना है। बोलो।
अगर लग रहा कि गलत है तो, अगर विश्वास नहीं गलती नहीं लिखता है और रियल इतने का खरीदा मुझे याद है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब जनरल में समझ जाओ, जो भी सुबह से लेकर शाम तक ट्रांजेक्शन करते हैं वो जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। अब उसका डिटेल, ठीक है, वो जनरल में आ जाता है। एक समरी देखना हो टोटल कितना रुपया, उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, लेजर। उसी जनरल को एक जगह रखने का प्रोसेस क्या कहलाता है, लेजर पोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं लेजर। ठीक है, लेजर पोस्टिंग करना हम लोग सीखेंगे आगे। हो गया, समझ आ रहा है? चलिए क्या लिखा गया देख लेते हैं हम लोग। चलो अभी देखेंगे लास्ट में एक और वर्ड है, नहीं क्या था, बाउचर। बाउचर मतलब प्रमाणक होता है। क्या होता है बाबू, प्रमाणक डॉक्यूमेंट। आपको सर क्या होता है तो ध्यान देना। जैसे सुन लो, एक बिजनेस में हमने परचेज किया, हमने सेल किया, हमने पैसा पेमेंट किया, ठीक है, पैसा हमने रिसीव किया, या बैंक में पैसा जमा कर दिया, या बैंक से पैसा हमने निकाल लिया। ठीक है, तो परचेज किया, सेल किया, ये सब जो हम लोग करते हैं, तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं और किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो जो डे बुक की तरह जर्नल में रिकॉर्ड करते थे, उसी जर्नल को अब बाउचर में हम एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। कि मतलब खरीद रहे हैं तो इसको परचेज बाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, बेच रहे हैं तो सेल बाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट बाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, पैसा रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव्ड वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अब बैंक में पैसा जमा या निकाल रहे हैं तो इसके लिए कंट्रा वाउचर का प्रयोग करेंगे। मतलब वो आगे आएगा, मतलब जितने क्वेश्चन कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग क्या बनाए गए हैं, वाउचर बनाए गए। चाहोगे तो सब जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, सब लोग अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, इसीलिए सारा ट्रांजैक्शन हम जर्नल में रिकॉर्ड ना करके उसको वाउचर का इस्तेमाल करके, रूल तो जनरल का ही रहेगा, लेकिन पेमेंट किया तो पेमेंट में लेके जाएंगे, पैसा रिसीव किया तो रिसीव में लेके जाएंगे, और खरीदा तो परचेज में लेके जाएंगे। इसे ही बोलते हैं वाउचर प्रमाणक डॉक्यूमेंट। क्लियर है? लेकिन कॉपी में जब बनाएंगे ना, तो कॉपी में जो भी लोग बनाएंगे किसमें बनाएंगे, जनरल में। जब सिस्टम पे आएंगे और कंप्यूटर में काम करेंगे, तब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, तभी इसी जनरल को थोड़ा सा अलग कर दिया गया है और उसके लिए वाउचर बनाया गया है। और बोला गया है सारा क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग वाउचर में इस्तेमाल करो, जैसा नेचर हो उसका। लेकिन जनरल को हटाया नहीं है, जनरल वाउचर भी दिया है। ठीक है, चलिए इस तीनों को देखते हैं तब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां बताया जा रहा है लेजर जनरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें हम जनरल एंट्री को अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जनरल बुक में ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करने का यह प्रोसेस क्या कहलाता है, बोलो, लेजर पोस्टिंग कहलाता है। अब कहो सर क्लासिफाई क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, पढ़े हो आप लोग, क्या मतलब होता है? नहीं होता है, मैं बोला हूं कि हम जनरल एंट्री को अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब एक समान नेचर वाले को एक जगह रखते हैं। जैसे मान लो हमने बोल दिया जाओ झोरा ले लो, झोला, ठीक है, झोरा हम सुने हो ना, ठीक है, मार्केट से जाओ सामान खरीद के लेके आओ। ठीक है, तो आप बताओ एक झोला लेते हो, ठीक है, मैंने बोला जाओ, ठीक है, ठीक है, चावल खरीद लेना, आलू खरीद लेना, गोभी खरीद लेना, ठीक है, और नमक खरीद लेना फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप गए खरीद के लेके आए, तू तो ट्रांजेक्शन कर दिए ना, खरीद लेके आए, तो लेके आते तो एक ही झोले में लेके आते हो, लेकिन घर पे आते हो तो क्या नमक वाले में चीनी डाल देते हो क्या, नहीं, नमक वाले में नमक रखते हो, ठीक है, आलू वाले में आलू रखते हो। उसी बोलते क्लासिफाई कर रहे हैं, जैसा नेचर होता है वैसे उसको रखा जाता है। तो जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो कैश से जितना ट्रांजेक्शन किए उसको एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, बैंक से जितना किए उसको एक जगह रिकॉर्ड करते हैं,
ठीक है, एस्केप डेटा से जितना ट्रांजेक्शन की एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, यही प्रोसेस बोला जाता है लेजर। क्लासीफाई मतलब एक पर्सन से रिलेटेड एक जगह रिकॉर्ड रखी, समझे ना। आगे प्रोसेस आएगा और आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। और लास्ट में देखो इसमें ऑप्शन दिए अकाउंटिंग इक्वेशन, एक और ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, गेन, हमने बोला था पढ़ाऊंगा मैं। चलो पहले गेन ही बता दो। देखो जो इनकम है ना, इनकम, ठीक है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ। चलो अभी जो गेन है, यह शब्द कभी कभी आता है, कभी कभी क्या आता समझो। मान लो हमने किसी कस्टमर को सेल किया, क्या किया, सेल किया, और सेल करने के बाद से किसको किया, आरके को किया, और हमने सेल किया कितने का, 100 रुपए का, कितने का, 100 रुपए का। अब मान लो ये आरके ने बोला मैं 10 तारीख को दे दूंगा पैसा, 10 मार्च को, ठीक है। तो हमने 10 मार्च को जब फोन लगाया तो इन्होंने कहा ना हम 15 को देंगे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं चलो 15 को तो दे दो। फिर से 15 को हमने फोन लगाया, अब कह रहा है मैं 20 को दूंगा, ठीक है। फिर से 20 को फोन लगाया, अब कह रहा है 30 को दूंगा, ठीक है। मतलब इतना समझ गए कि झेला रहा है, ठीक है, पैसा देगा नहीं, ठीक है। तो अगर ये पैसा दे नहीं रहा है, ठीक है, और मैं इसके घर पे गया, इसके नाम से एफआईआर दर्ज करा दिया, फिर भी कह रहा हम थाने में भले ही 10,000 खर्चा कर देंगे लेकिन 100 रुपया आपका देंगे नहीं, ठीक है। तो इसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। बता रहा हूं पहले क्यों ज्ञान करने लगे, ठीक है। इसको जो रिकॉर्ड हम लोग करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं बैड डेब्ट्स के नाम से। जैसे इन्होंने पूछा था कि सर पैसा लेकर भाग जाए तो क्या होगा, उसे बोलते हैं डूबत राशि। क्या बोलते हैं बाबू जी, जब आ जाए बैड डेब्ट्स उसे बोलते हैं डूबत राशि। वह पैसा जो हमारा डूब जाता है, नहीं मिलने वाला होता है, उसे बोलते हैं डूबत राशि। लेकिन कभी कोई ऐसा होता है कि यही कस्टमर उस समय 100 रुपया नहीं दिया था, किसी कारणवश नहीं था, ठीक है, बता नहीं पाया और भग गया, लेकिन कहीं गया था उसके बाद पैसा आ गया था। फिर से वो पैसा जो हमारा बैड डेब्ट हुआ था, वह पैसा हमको ला के 2-4 साल के बाद फिर से हमको दे दिया, या उसी साल के अंत में ला के दे दिया। तो वह पैसा मिलने वाला नहीं था, लेकिन रियल में वो पैसा हमारा इनकम था ना जी, हमने इनकम किया था। वो पैसा फिर से हमको रिसीव हो जाता है, उस पैसे को बोलते हैं हमने गेन किया है। क्या किया है, गेन किया है। मतलब कुछ ऐसा वैल्यू जो हमने कमाया था लेकिन किसी कारण से मिला नहीं था और फिर से फ्यूचर में हमको मिल गया, ठीक है। तो ऐसे पैसे को रिकॉर्ड किसमें करते हैं, हमको गेन में, ठीक है। लेकिन अगर पैसा डूब गया तो किसमें रिकॉर्ड करते हैं, बैड डेब्ट, मतलब डूबत राशि। और ऐसा होता हर एक व्यापारी के कंडीशन में। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं लेके भाग जाते हैं पैसा, कहते 2 तारीख 4 तारीख 5 तारीख, जब कहते नहीं कल लास्ट डेट है तो आना छोड़ दे, समझे ना। तो ध्यान देना ये डूबत राशि होता है। क्या कर रहे हो, कहाँ पे, अच्छा क्योंकि नहीं कहते हो सर इस महीने पैसा नहीं है, बहुत इमरजेंसी है, पापा से बात करा दे तो यह दिक्कत है, अगले महीने में देखिए। इस महीने का काम दे चुके रहता है तो अगले महीने का ना, पढ़ के अगले महीने में भाग जाओगे तो, हाँ वो पैसा जो तुम शुरुआत में जो इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हो, बहुत सारे खर्चे का देते हैं हम, बैग तुमको देते हैं, बुक देते हैं, नोट्स देते हैं, आईडी कार्ड देते हैं, सब कुछ देते हैं, कहते हैं क्या हम अलग से बैग का पैसा 200 रुपए ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फी, पढ़ाने का रजिस्ट्रेशन चार्ज सब कुछ उसी में रहता है, उसी सब से जोड़ते हो आप, केवल फीस का पढ़ाई का देखते हो क्या, वो पैसा जो स्टार्टिंग में जब जमा करते हो सब इंक्लूड रहता है उसमें, ठीक है। उसको पढ़ाने का उसमें, उसके बाद इंस्टॉलमेंट आपका सही से बनता है, हो जाएगा जी, सुमारा ना। चलो और क्या पढ़ाना हमको, चलो अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत सिंपल है। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फार्मूला है वह है एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्या होता है, एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या यूं कह लो कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज।
मतलब व्यापार जो में हम व्यापार में अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, हर साल जो हमारा अकाउंट फॉरवर्ड होता है ये तीन ही होता है, एक एसेट्स होता है, एक कैपिटल होता है और एक लायबिलिटी। जैसे मान लो 1 अप्रैल से लेके और मैंने क्या किया है 31 मार्च तक हमने काम किया, ठीक है, और पता चला व्यापार में टोटल संपत्ति है 5 लाख रुपए का। कितने का? 5 का। टोटल कर्ज जो हमारा है वह है 1 लाख रुपए का। कितने का है? 1 लाख रुपए का। इसी अकाउंटिंग इक्वेशन से पता चलता है कि अगले साल का हमारा पूंजी क्या होगा। तो आप बताओ, एसेट्स कितना? 5 लाख। लाइबिलिटीज कितना? ठीक है, तो वही फार्मूला लगाते, इक्वल कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। 5 - 1 कितना आ जाएगा? 4। मतलब अगर कोई कहता है कैपिटल पता करो, ज्ञात करो, तो बस आपको क्या खोजना होगा? संपत्ति और कर्ज। मतलब संपत्ति पता चल जाएगा, कर्ज पता चल जाएगा, तो माइनस करने जितना बचेगा सब क्या होगा? हमारा पूंजी हो जाएगा अगले साल का। समझे ना? और यह हर साल कहाँ फॉरवर्ड होता है? बैलेंस शीट में। ठीक है, जब तक ये तीनों नहीं रहेगा तब तक कोई व्यापार चलाया नहीं जा सकता। समझो, व्यापार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मतलब हर एक व्यापारी के पास ये तीन चीज रहता है, एसेट्स, ठीक है, कैपिटल और लायबिलिटी। मतलब जब तक एसेट्स नहीं है तब तक व्यापार को चलाया नहीं जा सकता है। और हर एक व्यापारी, हर एक बिजनेसमैन के पास कुछ ना कुछ लायबिलिटीज होते हैं, कर्ज होते हैं, और उन्हीं दोनों को निकालने के बाद से पूंजी उस साल का निकल के आता है। हाँ, तुरंत नहीं पता किया सकता है, यह हमेशा फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में पता किया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि कल भी पता कर लो परसों भी पता कर लो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर साल के लास्ट में। कब? 31 मार्च। ठीक है, और इस पैसे को हर साल फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, जैसे इस साल मान लो 5 लाख आया ना, तो अगले साल इस 5 लाख को फॉरवर्ड करेंगे, फिर अगले साल फिर से 7 लाख हो गया तो फिर उस साल फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन दो जो चीज है वो फॉरवर्ड नहीं होते कभी। मैंने बोला था अकाउंटिंग में 5 ही सब समझना है, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट्स। तो इनकम और एक्सपेंस होता है उसी साल एडजस्ट हो जाते हैं, उसी साल क्लोज कर दिए जाते हैं, क्योंकि कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, उसी से तो पता चलेगा कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, वही पैसा कैपिटल में एडजस्ट होता है। लेकिन कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स हर साल फॉरवर्ड होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो इनकम एक्सपेंस है वह टेम्पोररी अकाउंट है, और जो लायबिलिटीज और कैपिटल और एसेट्स है वह परमानेंट अकाउंट है। हर साल फाइनेंशियल के साथ अगले साल फॉरवर्ड होता है, और इनकम एक्सपेंस हर साल उसी समय क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही देखो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कुछ लिखा गया, समझाया गया। क्या लिखा गया है? चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कि कहाँ चले गए जी। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, मैंने बोला है ना कि इसमें तीन ही चीज आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। देखो बताया जा रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, liabilities and capital can be expressed in infarct and equal is the call accounting equation। मतलब ध्यान देना, जो हमारा एसेट्स है और जो कैपिटल और लाइबिलिटीज है, दोनों का बैलेंस क्या होता है? बराबर होता है। मतलब जितना संपत्ति है उतना कैपिटल और लाइबिलिटीज होता है। अब अगर मान लो हमको एसेट्स पता चल गया और लाइबिलिटीज पता चल गया तो कैपिटल पता कर लोगे ना। यही बोला जाता है कि एसेट्स के बराबर क्या होता है? कैपिटल और लाइबिलिटी। अब उससे कोई कैपिटल निकालना चाहता है तो निकाल सकता है। ठीक है, तो यही अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, और बैलेंस शीट में हर साल फॉरवर्ड किया जाता है। देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, क्या बताया जा रहे हैं? तो देखो फिर से नेक्स्ट आगे बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन टू दिस इक्वेशन एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल ओनर एंटिटी। ठीक है, ओनर, ठीक है, इक्विटी। मतलब जितना ओनर का कैपिटल है और लायबिलिटीज है किसके बराबर होता है? बोलो, एसेट्स के। फिर से देखो नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इट्स आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन, द अकाउंटिंग इक्वेशन, जैसे एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब बैलेंस शीट में इसको शो करके दिखाया जाता है। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो तीन ही चीज यही करेगा, क्या क्या? पहला, इस साइड रहेगा लेफ्ट साइड में एसेट्स,
और राइट साइड में रहेगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लेकिन फिर से जब आएंगे फॉरवर्ड करेंगे तो कैपिटल लायबिलिटी इस साइड आ जाएगा और एसेट्स हमारा इस साइड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों का बैलेंस जब मैच कराएंगे तो क्या होगा, 2 रुपए इधर भी आएगा, 2 रुपए इधर भी आएगा, दोनों का बैलेंस मैच करेगा। आगे समझाऊंगा और भी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के बाद और अच्छे से समझ में आएगा, बेटर तरीके से समझ में आएगा अकाउंटिंग। लेकिन इतना याद रखना, कोई पूछे तो ये बता देना, एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जब एसेट्स पता हो लायबिलिटी पता तो क्या निकाला जा सकता है, कैपिटल ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि माइनस करके निकाल देंगे हम, तुरंत आ जाएगा जी। हाँ अरे यार बहुत अंतर है। अभी अब देख लो, सब पढ़ा दिया, पूछ रही है कि लायबिलिटीज और कैपिटल में क्या अंतर है। अरे यार व्यापार का जो स्वामी लगाया, व्यापार में वो धन, वो क्या कहलाता है, कैपिटल। अब उस व्यापार को चलाने के लिए व्यापार का स्वामी बहुत सारे लोगों से कर्ज ले लेता है, ठीक है, किसी से माल उधार खरीद लिया, बैंक से लोन ले लिया, वो व्यापार के लिए क्या कहलाता है, लायबिलिटीज कहलाता है। और उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, तब निकाल पाएंगे रियल में अगले साल का कैपिटल क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10 लाख से व्यापार को स्टार्ट किया, कितने से, 10 लाख से, और एक अप्रैल से काम करते गए और 5 में पता चला मेरे पास संपत्ति है 12 लाख रुपए। कितने का संपत्ति है, 12 लाख का, और मैंने चेक किया तो कर्ज भी है 2 लाख रुपए का। तो ये तब चेक कर पाएंगे ना कि अगले साल का फिर से हमारा कैपिटल क्या होगा। तो निकालेंगे कि मेरा संपत्ति है 12, कर्ज है 2, तो यही फार्मूला लगाएंगे, कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तो वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, बोलो 10। लेकिन कमाया हमने कम तो उतना आया ना, लेकिन मान लो एसेट्स हमारा 15 लाख का हो गया तो निकालेंगे 15 माइनस 2 13। तो कैपिटल इस साल का कितना था स्टार्टिंग का, 10, लेकिन साल के अंत में कितना चला गया, 13, तो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। नहीं समझ में आया, चलो बता रहा हूँ। हम शुरुआत में लगाए 10 लाख रुपए, कितना लगाए, 10 लाख। किसी को व्यापार को स्टार्ट कर दिया, अब मान लो 1 तारीख से लेके 1 अप्रैल से लेके और मैंने 31 मार्च तक काम किया। तो जब 31 मार्च तक हमने काम किया तो व्यापार में बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ खर्चा किया, बहुत सारे लोगों से कर्ज भी लिया था, ठीक है। तो मैंने कमाया, टोटल मैंने संपत्ति जब चेक किया तो मेरे पास 20 लाख रुपए का संपत्ति था। स्टार्टिंग में कितने का था, 10 से स्टार्ट किया था कैपिटल पूंजी, लेकिन लास्ट में कितना पता चला, 20। मैंने फिर से चेक किया इस व्यापार में 1 तारीख से लेके 31 मार्च तक मैंने कर्ज भी ले लिया, टोटल कितना, 5 लाख रुपया, ठीक है। तो आप बताओ, हमने स्टार्ट किया था 10 से, लेकिन हमने चेक किया तो संपत्ति मिला 20 लाख, कर्ज मिला 5 लाख, तो टोटल माइनस करो तो कितना बचेगा, 15, ठीक है। ये जो 15 है तो 5 जो है क्या है, प्रॉफिट है, और 10 पहले का था, तो टोटल जो कितना हो जाएगा, 15। और यही कमाया प्रॉफिट लगा के अगले साल के कैपिटल कितने से स्टार्ट कर देंगे, 15 का। तो बहुत सारे चालाक होते हैं लोग, 10 लाख लगाया, 5 लाख कहेंगे हम अपने जेब में रख लेते हैं, फिर तो 10 लाख अगले साल का संपत्ति हो जाएगा। क्या मतलब है, 10 ही रह जाएगा, आगे बढ़ने नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने 10 लगाया, 5 कमाया, चलो एक इधर उधर उड़ा दिया, 4 लाख लगाएंगे तो अगले साल का पैसा हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा, 14 लाख। यही होता है कि 1 रुपया लगाया करोड़ों का संपत्ति हो गया, ठीक है। कमाते रहो तो खाते रहो, चलो कहते 2 रुपये कमा लेते, कहते 2 रुपये खा लेंगे, फिर से जितना है उतना रहेगा ही रहेगा। सुना, चलो आगे सुना, ठीक है। कल आप लोग को रूल पढ़ के आना है, नहीं रूल नहीं, कल मैं लिखवाऊंगा तो। हाँ बोलो, नोट्स मिलने वाला था।